चलिए विस्तार से खबर लेते हैं और सबसे पहले केदारनाथ धाम से ये खबर आ रही है। केदारनाथ धाम में मंदिर के करीब 3 किलोमीटर पीछे एवलॉन्च हुआ। बर्फ पिघलने के बाद यहां पर एवलॉन्च हुआ है। गनीमत ये रही कि एवलॉन्च में कोई जनहानि की खबर नहीं है। एवलॉन्च की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर से बच कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर यह एवलॉन्च हुआ। बर्फ का एक बड़ा सा सैलाब नजर आया, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में भी कि बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटते हुए नीचे गिरते हुए आप देख रहे हैं। बर्फ की बाढ़ सी आ गई है। सत्येंद्र बर्तवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र, और क्या जानकारी है एवलॉन्च को लेकर? सभी सुरक्षित है वहां मौजूद लोग? मेनका केदारनाथ धाम के जो मंदिर है उससे करीब 3 से 4 किलोमीटर के पीछे ये जो एवलॉन्च आया है, ये आज सवेरे की 7 से 8 बजे के बीच की ये घटना है, जब एक बड़ा सा ग्लेशियर टूटकर जो केदारनाथ के पीछे का जो मंदिर है, मंदिर के पीछे जो सरोवर है उसमें ये एवलॉन्च टूटा था। तो उसी के का ये दृश्य आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके का ये पूरा दृश्य है। एक बड़ा सा जो ग्लेशियर है, एक उसमें जो गांधी सरोवर है उसमें टूटा और उसके बाद ये बड़ा सा एक आंधी टाइप की बर्फ की देखने को मिली। ये वही इलाका है जहाँ से साल 2013 की आपदा आई थी। इसी जो गांधी सरोवर है, इसी गांधी सरोवर में एक ग्लेशियर टूटा था, जिसके बाद 2013 की वाकई कुछ देर के लिए तो लोग काफी डर गए होंगे सत्येंद्र की कहीं 2013 जैसी कोई तस्वीर ना बने। लेकिन गनीमत रही कि ये एवलॉन्च बहुत ही छोटा सा, जिसकी वजह से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। धन्यवाद सत्येंद्र आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 ने कल पहाड़ पर हुए एक ब्लास्ट का वीडियो आपको दिखाया था, जिसे जोशीमठ से 20 किलोमीटर पहले हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर सड़क निर्माण के दौरान ब्लास्ट का बताया जा रहा था। हालांकि बीआरओ ने कल ही इसका खंडन कर दिया था, लेकिन इस ब्लास्ट का बीआरओ और जोशीमठ प्रशासन ने अब संज्ञान लिया है। बुधवार को बीआरओ और जोशीमठ प्रशासन की टीम मौके का जायजा लेने पहुंची, लेकिन ब्लास्टिंग से संबंधित कोई भी चीज उन्हें नहीं मिली। इसके साथ ही एनटीपीसी और पटेल कंपनी के सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग भी की गई। उधर बीआरओ ने भी जोशीमठ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर वायरल वीडियो की जांच करने की मांग की है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला। हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाकम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। निचली अदालत से हाकम सिंह की 7 दिसंबर 2022 को जमानत खारिज होने के बाद हाकम सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। उसका कहना था कि हाकम सिंह के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, जबकि कई अभ्यर्थियों ने कई गवाहों ने उसके खिलाफ बयान दिए हैं। उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। एसआईटी ने क्या तर्क दिया? एसआईटी का कहना था कि इस पे बरामदी भी है तथा ये लगातार अभियुक्त के साथ और अभ्यर्थियों के साथ संपर्क में था तथा अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ बयान दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का एक और मामला फिर से सामने आया है। स्थानीय लोगों ने देहरादून जिले के त्यूणी में मुस्लिम युवक को दबोचा है, जो 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जा रहे थे। दोनों लड़कियां उत्तरकाशी के आराकोट की हैं। अभियुक्त फिलहाल पुलिस की पकड़ में है। लड़कियों के परिवार वालों ने समय पर एक्शन के लिए हिंदूवादी संगठनों का आभार जताया है। जय भारत माता की जय। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानव तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानव की जय, भारत माता की जय। लव जिहाद बंद। फ्री फायर खेलते खेलते वो बच्चों को फंसाया गया था, उसमें फंसाया था। तब कल तो वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमों ने मुठभेड़ नहीं हो रखे थे बच्चे और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुठभेड़ होने वाला था। मोल्डी बुलाया इसको, बच्चे को। हम रहते हैं 20 किलोमीटर दूर से। हाँ सर, हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़के आ रहे हैं। उस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए।
इस पे जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या क्या नहीं है, क्योंकि कल रात के मामला बताया जा रहा है, तो इसमें हमने आईजी रेंज को डायरेक्शंस दे दिया है कि विल लुक इनटू पर्सनली, जो इस पे क्राइम बनता है, कोई कानून का उल्लंघन होता है, एफआईआर होगी ना तो चार्ज होगा। उत्तरकाशी के पुरोला लव जिहाद के मामले में लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 11 दिनों से पुरोला में मुस्लिम समुदाय की दुकानें खुल नहीं पा रही। वहीं भटवाड़ी में भी लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान भटवाड़ी में बाजार भी बंद रखा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिहादी मामला पुरोला का चल रहा है, उसके चलते हमारी देवभूमि कई जगह ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसकी तरह हमारा पूरा उत्तरकाशी जो देवभूमि है हमारी पूरे जनमानस में आक्रोश है। ये लव जिहाद जो यहाँ पर जो है भारी तत्वों के लोग जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भारी व्यक्ति आए, इनका सत्यापन करके इनका छानबीन की जाए कि ये कहाँ से आ रखे हैं और किस मकसद से इस शहर में आ रखे हैं। उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों को फंसाने के जो मामले सामने आ रखे हैं उन पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस खास समुदाय को टारगेट करने की बात कर रही है, तो बीजेपी ने कहा कांग्रेस को जवाब अब महिलाएं देंगी। उत्तराखंड में पुरोला, गौचर और त्यूणी में 26 मई के बाद लड़कियों को भगाने के 3 मामले सामने आए, जिसमें 3 बड़ी समानताएं भी हैं। पहली ये कि हर बार लड़की नाबालिग निकली और हर लड़की का ताल्लुक उत्तराखंड से। दूसरी ये कि हर केस में आरोपियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से। और तीसरी ये कि मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के रहने वाले आरोपियों में ज्यादातर मुस्लिम। हर मामले की हकीकत जनता के सामने है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है और बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का फैब्रिकेटेड मामला है। उनकी नैतिकता बनती है वो इन मामलों को रोके। सरकार ऐसे मामलों को रोकने में असफल रही है और ये सरकार का फैब्रिकेटेड मामला है। सरकार इन मामलों को करवा रही है, फिर उसका राजनीतिक लाभ ले रही है। नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है और बीजेपी इस तरह के हालात को देवभूमि और महिलाओं के लिए खतरा बताती है। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि जो कांग्रेस इसे चुनावी एजेंडा बता रही है उसे आने वाले वक्त में जवाब महिलाओं को देना होगा। उसे आने वाले वक्त में महिलाएं जवाब देंगी। सरकार जो है महिलाओं के साथ में खड़ी है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़ी है और उनके साथ में किसी प्रकार से कोई गलत न होने पाए उसको सुनिश्चित कर रही है। और उसमें भी यदि कांग्रेस को कुछ गलत दिखता है तो मुझे लगता है कि महिलाएं आने वाले समय में कांग्रेस को ठीक प्रकार से जवाब देंगी। नाबालिग लड़कियों को बहलाने, फुसलाने और भगाने का प्लान पुरोला, गौचर और त्यूणी की घटना में साफ दिखा और जैसे जैसे एक एक करके नए मामले सामने आ रहे हैं, देवभूमि में इस मुद्दे पर राजनीति और विरोध बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था। उन्होंने ये भी कहा कि नाथूराम गोडसे की देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने गांधी की हत्या के मसले पर कहा कि उससे वो सहमत नहीं है और ये कहा कि ये दोनों अलग अलग मामले हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के दौरे पर हैं। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस ने बताया कि ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बात एक पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और उससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता झलकती है। राष्ट्रपिता के हत्यारे को अगर भारतीय जनता पार्टी देशभक्त मानती है तो मैं समझता हूं ये देश का भी दुर्भाग्य है और महात्मा गांधी का भी दुर्भाग्य है। पता नहीं त्रिवेंद्र सिंह जी किस नशे में थे, किस तरीके से ऐसी बात करके एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति अगर ये बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की राजनीति कहां जा रही है और ये देश कहां ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप इसका अंदाजा त्रिवेंद्र सिंह जी के बयान से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 6 तीर्थयात्री 3 व्हीलर ऑटो से उत्तरकाशी पहुंच गए, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। जब 3 व्हीलर में सवार तीर्थयात्री गंगोत्री यात्रा रूट धरासू बैंड के पास पहुंचे तो सभी लोग 3 व्हीलर को देखने के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि पहाड़ों पर ऑटो की परमिशन नहीं है और ऐसे में 3 व्हीलर ऋषिकेश टिहरी होता हुआ उत्तरकाशी तक कैसे पहुंच गया। अब इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है कि जब पहाड़ में ऑटो चलाने की इजाजत ही नहीं तो यहाँ पर ऑटो लेकर ये शख्स पहुंचा कैसे, और रास्ते में पड़ने वाले सभी चेकपोस्ट पर पुलिस कर्मी थे या नहीं थे, अगर थे तो इसे रोका क्यों नहीं। और कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ये टेम्पो लेके चल रहे, कितने लोग चल रहे हैं इसमें? कैसा लग रहा है? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बढ़िया। अच्छा, चलो। से ऑटो तो छोड़िए, किसी भी वाहन पब्लिक सर्विस का जो भी वाहन है तो यात्रा में ग्रीन कार्ड और क्लिक कार्ड के साथ ही आ सकता है। तो या ये 3 व्हीलर तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता, तो ये देखा जाए, जांच करने का विषय है। बाकी यहाँ आगे बढ़ते हैं। 1.5 महीने पहले शुरू हुई चारधाम यात्रा में गुरुवार तक 126 लोगों की मौत अलग अलग वजहों से हो चुकी है, लेकिन यात्रा रूटों पर तमाम तैयारियों के दावे करने वाला स्वास्थ्य विभाग मौत के आंकड़ों से सीधे पल्ला झाड़ रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा में 8 जून तक कुल 126 श्रद्धालुओं की मौत कई कारणों से हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि कोई भी मौत अस्पताल में नहीं हुई और चारधाम यात्रा रूट पर इस बार स्वास्थ्य विभाग की सबसे ज्यादा पुख्ता तैयारी रही। ये जो डेथ हुई है ये संस्थागत डेथ कहीं नहीं हुई है। हमारे हॉस्पिटल में कोई आए और वहाँ पे डेथ हुई ऐसी कोई नहीं है। किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है कि हमने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है एयरलिफ्ट कराया और उनकी जानें बचाए हैं। ये भी एक मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। अब तक हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ यात्रा रूट पर हुई, जहां 61 लोगों की मौत हुई। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री रूट पर 38 की और बद्रीनाथ रूट पर 27 लोगों की मौत हुई है। अधिकतर मौत की वजह ठंड लगना, सांस की बीमारी या दिल का दौरा पड़ना रही। अब सवाल ये है कि क्या यात्रा रूट पर सही तरीके से स्क्रीनिंग नहीं की गई या फिर स्थानीय प्रशासन की चूक रही, जो हार्ट पेशेंट को भी आगे की यात्रा करने से रोक नहीं सका। अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य कारणों से मौत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो रही है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो संस्थागत मौत नहीं है, वो हॉस्पिटल में मौत नहीं हो रही है। अगर रास्ते में कहीं मौत हो जा रही है, यात्रा के दौरान कहीं मौत हो जा रही है तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है। 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, यानी साफ है कि कहीं न कहीं इस स्क्रीनिंग में ही लूप होल है, जो सिर्फ 10% ही हो पा रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। इधर रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के इस कार्यालय बन जाने से जन जन की सेवा का एक मौका होगा। मुख्यमंत्री ने चारधाम को लेकर कहा कि यात्रा सुगम तरीके से चल रही है और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हमारी यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले
सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब सरकारी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब सैटेलाइट की नजर में रहेगी। बिल्कुल, तो अतिक्रमण होते ही सैटेलाइट एक मैसेज जनरेट करेगा और अगले ही पल सरकारी मशीनरी स्पॉट पर खड़ी नजर आएगी। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक 11,000 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। लेकिन ये सिर्फ एक विभाग का डेटा नहीं, बाकी विभागों की प्रॉपर्टी पर कितना अतिक्रमण हुआ है इसका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी महीने सभी विभागों को अपनी अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं। ITDA ने इसके लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल में सभी विभाग अपनी अपनी प्रॉपर्टी का GIS डेटा अपलोड कर देंगे। इसके बाद इनकी सैटेलाइट से निगरानी होगी। कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो सैटेलाइट तत्काल इसकी सूचना जनरेट कर देगा। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अननोटिस चली जाती है, और जब तक पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो अनावश्यक या किसी न किसी तंत्रों द्वारा उसको अतिक्रमण करा जाता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कई जगह अनुपयोगी पड़ी सरकारी भूमि पर कब और किसने कब्जा किया है, सरकारी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। लेकिन सैटेलाइट इमेज की मदद से अब एक प्लेटफॉर्म पर प्रदेश भर की सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर तक के अतिक्रमण की भी पहचान कर लेगा। और जब टेक्नोलॉजी में हमें एक सिस्टम जनरेटेड अलर्ट्स मिल रहे हैं थ्रू रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट, तो इट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। और जितना मैं बोलूँगी, हमारे मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये कहना है कि हम गवर्नमेंट असेट्स को जितना सेव करेंगे उतना हमारी गवर्नमेंट के हम एक्चुअली में पूरी रेवेन्यू सेव कर रहे हैं। अतिक्रमण का मैसेज मिलने के बाद इस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा, जिसके लिए जिलों में GM इसकी निगरानी करेंगे तो स्टेट लेवल पर सचिव, रेवेन्यू बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने के भीतर प्राइमरी तौर पर ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग बीते 24 घंटे से लगी है, लेकिन मौके पर वन विभाग का कोई कर्मचारी पहुंचा नहीं। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने भी इस दौरान जंगल जायजा लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सड़क के बगल में भी जंगल में काफी दूर तक आग धधकती हुई नजर आ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बागेश्वर के जंगल लगातार धधक रहे हैं और इसकी जो घटना है अब बढ़ने लगी है। 24 घंटे से बागेश्वर जिले के कई जंगल धधक रहे हैं। अभी हम कांडा क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ पे जो आग लगी 24 घंटे से यहाँ पे आग लगी हुई है और जो आग है वो लगातार सड़क के पास पहुँच चुकी है और आने जाने वालों को भी कई तरह की समस्या इसमें आ रही है। और अभी आग लगने से विभाग के कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं और अभी तक विभाग का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आग बुझाते हुए नहीं दिख रहा है। इसमें थापा, न्यूज़ 18 बागेश्वर। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के विकासनगर थाना क्षेत्र में स्थित हरबतपुर इलाके में हुई बुजुर्ग से लूट की घटना का खुलासा हो गया है। मामले में भातू गैंग के सरगना अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर यूपी हरियाणा में लूट डकैती के 14 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लूट की इस वारदात में आरोपी का सहयोगी अविनाश अभी भी फरार थे। 23 मई को बाइक सवार 2 आरोपियों ने हरबतपुर में एक बुजुर्ग से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पर्यटक हाथी के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और हाथी अचानक से गाड़ी के पीछे दौड़ने लग जाता है। वीडियो कितना पुराना है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना जोन का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में अब रोड पर ट्रैफिक जाम करने वालों को
वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि पुलिस का सिस्टम इतना मॉडर्न होने जा रहा है कि एक क्लिक पर पुलिस आपके सामने खड़ी मिलेगी। अब हल्द्वानी में हर हरकत पर तेज कैमरों की निगाहें भी होंगी। पुलिस शहर में 100 से ज्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगा रखी है, जिनसे शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। यहां तक कि शहर में जाम लगाने वाली गाड़ियों के चालान भी काटे जाएंगे। कंट्रोल रूम में बैठे बैठे निगरानी होगी। बड़ी ही आसानी से पुलिस शहर के ट्रैफिक के साथ क्राइम को भी कंट्रोल कर पाएगी। ये स्मार्ट पुलिस की तरफ बढ़ रही है, इसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो हमारे ट्रैफिक की समस्या है उसको सीसीटीवी के माध्यम से रेगुलेट किया जाए। इसके लिए 110 सीसीटीवी बहुत हाई रेजोल्यूशन के लगाए जा रहे हैं, जिसमें पीएस सिस्टम भी उसके साथ अटैच होगा और हम कंट्रोल रूम से बैठ के कौन सी गाड़ी अनावश्यक रूप से गलत जगह पे खड़ी है उसका अनाउंस यहीं से कर दिया जाएगा कि आप इस नंबर की गाड़ी को हटाइए। और उत्तराखंड में पहली बार होमगार्ड को अपना विभागीय बैंड मस्का बाजा मिल गया है। देहरादून में होमगार्ड बैंड मस्का बाजा का आज शुभारंभ हुआ है। दरअसल देहरादून मसूरी डायवर्जन पर यह बैंड हर रोज शाम 5 बजे से 8 बजे तक अपनी प्रस्तुति देगा। यहां से मसूरी जाने वाले पर्यटक इसका आनंद भी उठा सकेंगे। इस बैंड में होमगार्ड विभाग की 21 महिला और पुरुष दोनों ही अपनी प्रस्तुति देंगे। देशभक्ति गीतों की धुन हो या फिर उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों की धुन, इस बैंड में खासतौर पर इन्हें शामिल किया गया है। 5 बजे से 8 बजे तक आपको रोज यहाँ पे मसूरी डाइवर्जन पे अपनी उपस्थिति ये लोग दर्ज कराएंगे। उद्देश्य पहला और आखिरी यही है कि हम जो एक अनुशासित और एक वर्दीधारी संगठन है, हमसे अगर कोई भी काम दिया जाएगा हम उसको पूरे मनोयोग से करेंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।